हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अक्षर एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसकी फॉर्म फिलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोगों ने आपके लिए एक डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही हमने आपके लिए 399 रुपीज़ में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जो कि आपको 15 डेज के लिए रेगुलर मिलेगी और जिसमें आपके 15 टेस्ट होंगे। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वो डिटेल्स देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट एमसीक्यू है फंड मीन्स। तो फंड क्या होता है आपका? फंड मतलब होता है आपका वो अमाउंट या वो वैल्यू ऑफ मनी जो कि आपके पास करेंटली अवेलेबल होती है खर्च करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका करंट एसेट। करंट एसेट आपके एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिनको आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन एडजस्टिंग द कैश बैलेंस। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब भी आप अपने कैश अकाउंट के टैली करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका बैलेंस मैच करते हैं, तो इसमें से आप कौन सी वाले को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपकी मिस्टेक्स होती है पासबुक में, वो आप कैश बुक में नहीं लिखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ फंड्स। तो यूज ऑफ फंड्स मतलब क्या होता है कि आपके जब भी कैश में डिक्रीज होता है तो आपके फंड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज इन कैश का मतलब होता है जब भी आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आप कैश देते हैं, तो आपके पास से कैश जा रहा होता है पर आपके पास कोई सामान आ रहा होता है। तो लेकिन जब आपका कैश कम होगा तो आपके फंड्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ फंड्स। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो यूज ऑफ फंड्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें आपका आंसर है इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, टैक्स रिफंड या इंक्रीज इन एनी लाइबिलिटी। तो इसका आंसर है आपका इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब होते हैं आपके, जब भी आप कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो आप अपना कैश देते हैं और उससे एसेट्स लेते हैं। आपके एसेट्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन आपके पास कैश कम हो रहा है, और कैश कम हो रहा है मतलब आपका फंड इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट अ लाइबिलिटी अकाउंट। इसमें से आपका कौन सा अकाउंट लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है। तो जो आपका अकाउंट पेबल होता है ये आपका लाइबिलिटी अकाउंट होता है, अक्रूड एक्सपेंसेस भी आपके लाइबिलिटी अकाउंट होते हैं, लेकिन जो कैश है आपका ये आपका लाइबिलिटी अकाउंट नहीं होता है, ये आपके पास एसेट माना जाता है। ठीक है, कैश। फिर आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैव अ क्रेडिट बैलेंस। इसमें से आपके पास कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप याद रखिए हमेशा आपके पास सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन इज, आपके पास दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक 2 लाख रुपीज, expected receipts from debtors 2,50,000, cash sales amount to 4 lakh, cash purchase amount to 1,50,000, payment to creditors and for expenses are 2,20,000, then what will be the closing cash and bank balance। तो इसमें आपको बताया है कि आपके पास ये सारी चीजें दी गई है, लेकिन आपको इसमें से क्लोजिंग बैलेंस निकालना है बैंक का या फिर कैश का। ठीक है, तो इसको इसमें हम आपके लिए हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं। इसमें कैश अकाउंट में आप पहले सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, फिर देखिएगा आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो इसमें पहले हमको आपका कैश जो होता है मैंने भी बताया था एसेट होता है, तो एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसमें हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कि आपके पास कितना दे रखा है 2 लाख रुपीज। ठीक है, फिर दे रखा है आपके पास परचेजेस। परचेजेस आपकी हम हमेशा क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश अकाउंट के। ठीक है, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा होता है। तो ये हो गया आपके 1,50,000। फिर दे रखा है आपके क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स भी आपकी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं, क्योंकि आपने पैसा देना है। तो क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है, ये आपके पास दे रखा है 2,20,000। ठीक है, इसमें दे रखा है फिर आपके पास सेल कितनी थी आपकी। ठीक है, सेल आपकी एसेट होती है, तो सेल हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। सेल्स दे रखी है आपके पास 4 लाख रुपीज। फिर दे रखे आपके पास डेटर्स। डेटर्स आपके एसिड होते हैं। एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि आपको इनसे पैसा मिलना है, फ्यूचर में आपको इनसे पैसा मिलना है, तो इसके आपके पास ये एसिड अकाउंट होते हैं। ये आपके पास दे रखे 2,50,000। अब इसमें हमको
क्लोजिंग बैलेंस निकालना था, यहाँ पे हम क्लोजिंग लिख देंगे या फिर आप लिख देंगे बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, बैलेंस कैरीड डाउन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका टोटल कितना आ रहा है ये देखते हैं। ठीक है, इसका टोटल है आपके पास दे रखा, इसका टोटल आ रहा है आपका 8,50,000। डेबिट साइड बढ़ी है इसलिए इसमें 8,50,000 है, इधर भी 8,50,000। तो इसमें डेबिट बैलेंस में से हम क्रेडिट बैलेंस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, आपका आंसर आ रहा है 4,80,000। तो इसमें आपका आंसर है ए वाला 4,80,000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग। अब हम कैश बुक क्यों यूज करते हैं, कैश बुक हम किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। हम कैश बुक इसलिए बनाते हैं कि हमें जितनी भी रिसिप्ट्स हुई हैं या फिर जितने भी हमने पेमेंट्स करी हैं डे टू डे बेसिस पे, उसके लिए हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। अब हमको बताना है कि कैश बुक के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो कैश के एडवांटेजेस है आपके पास, पहला दे रखा है एनी मिस्टेक इन द बुक कैन बी इजिली डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन कैश। जब भी आप कैश, अगर आपके पास कैश बुक प्रिपेयर है तो जब भी आप अपनी कैश बुक को देखेंगे तो आप तुरंत अपनी मिस्टेक को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसे इजीली वेरीफाई करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डेली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर इजीली एजर्टेन। मतलब आप अगर डेली रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा कि आप उन्हें एसरटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है बोथ ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ अ ईयर इन अ कैश बुक सोर्स। जो भी आपका कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है एंड ईयर के एंड में जो भी आपका डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, वो आपको क्या बताता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन है हमारे पास टोटल कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने पूरे साल भर कितनी पेमेंट करी है, कितना कैश दिया है वो बताता है, या फिर टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना कैश रिसीव किया है पूरे साल भर में। इनकम ऑफ द बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी जो भी आपकी बिजनेस है उसका इनकम बताता है, या फिर कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द गिवन गिवन पीरियड, मतलब पूरे साल भर के आपके पास कैश कितना बचा, आपके हाथ में कैश कितना है वो बताता है। तो इसमें आंसर आपका डी वाला। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11, कंप्राइजेज ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। इसमें डैश कंप्राइजेज ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट, तो इसका आंसर है आपका बी वाला, कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ अ कैश बुक मीन्स। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस होता है आपका डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ये आपकी डेबिट साइड होती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो जो बैलेंस आपका इस साइड बचता है उसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं कैश बुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश बुक इज अ। अब आपने पता है, आपने पढ़ा है जर्नल लेजर वगैरह, तो कैश बुक आपकी क्या होती है। तो कैश बुक होती है आपकी लेजर। ठीक है, लेजर होती है आपकी कैश बुक, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो कैश बुक से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ये हमको हेल्प करता है उसमें। ठीक है, 14th क्वेश्चन इज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स। अब आपके कैश बुक का ये बताया मैंने अभी, कैश बुक होती है ये आपका क्रेडिट साइड होती है, ये आपकी डेबिट साइड होती है। तो जो इस साइड आपका बैलेंस आता है वो बैलेंस आपका क्या होता है, तो वो बैलेंस अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था पीछे, फेवरेबल बैलेंस होता है। तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है आपका डेबिट बैलेंस कैश का। ठीक है, 16 क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनडायरेक्ट मेथड इज फॉल्स। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन एक्सपेंसेस इज एडेड टू नेट इनकम। अब डेप्रिशिएशन आप नेट इनकम में ऐड करते हैं, ये ऑप्शन है फर्स्ट वाला। सेकंड ऑप्शन इज एन इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल इज एडेड टू नेट इनकम। मतलब जो भी आपके अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं, आपके अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स को हम अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल में जो भी इंक्रीज होता है उसको आप नेट इनकम में ऐड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज एन इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल इज एडेड टू नेट इनकम। अकाउंट्स पेबल मतलब ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स अकाउंट्स पेबल्स आपके क्या होते हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज होती है, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके एसेट्स होते हैं। तो इसमें जो ट्रेड पेबल में जो इंक्रीज होता है वो आप नेट इनकम में ऐड करते हैं, या फिर एन इंक्रीज इन मर्चेंडाइज
इन्वेंट्री इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेट इनकम। जो भी इन्वेंट्री आप इन्वेंट्री में इंक्रीज होता है वो आप नेट इनकम से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है बी वाला। ठीक है, एसेट्स में या फिर ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल मैंने बताया आपके एसेट्स है, तो ट्रेड रिसीवेबल में जो भी इंक्रीज होता है उसे आप नेट इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन इज डिस्काउंट रिसीव्ड आर। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है आपका? तो डिस्काउंट आप कब कब रिसीव करते हैं? जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो शॉपकीपर हमको जो डिस्काउंट देता है वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो ये हम किस डिस्काउंट रिसीव्ड हम क्या करते हैं? डिडक्टेड व्हेन रिसीव कैश। जब हम कैश रिसीव करते हैं तब डिडक्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। जब हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमें तब मिलता है? नहीं, ये तब भी नहीं मिलता है। डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स। इसका आंसर है सी वाला। जब हम अपने अकाउंट्स, जब हम अपने पैसे देते हैं, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, तो जब आप पैसे देंगे उस टाइम आपको जो भी डिस्काउंट मिलेगा तो आप उसी टाइम उसको अपने पेमेंट में से माइनस कर देते हैं। तो हम इसे तब माइनस करते हैं जब आप अपनी पेमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन इज साइज ऑफ रिसीवेबल इज अफेक्टेड बाय। साइज ऑफ रिसीवेबल अफेक्टेड किससे होता है? तो इसका आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्रेडिट पॉलिसी भी से भी अफेक्ट होता है, हैबिट्स ऑफ कस्टमर से भी अफेक्ट होता है, टर्म्स ऑफ पेमेंट से भी अफेक्ट होता है आपका रिसीवेबल का साइज। ठीक है, तो इसमें आपका होगा आंसर ऑल ऑफ दीज। 19th क्वेश्चन इज इनवाइसेस फ्रॉम वेंडर्स। वेंडर्स मतलब आपको होता है सप्लायर्स, विच आर ड्यू इन 30 days शुड बी क्रेडिटेड टू। अब आप इस क्वेश्चन का मतलब है कि वेंडर से, सप्लायर से आपको जो भी इनवाइसेस मिलते हैं, अगर वो 30 डेज वाले इनवाइसेस होते हैं तो वो आपके किस में क्रेडिट होते हैं? तो वो आपके क्रेडिट होते हैं अकाउंट्स पेबल में। अकाउंट्स पेबल मतलब कि हमने ये पैसे अभी देने हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है, ट्रेड पेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन। अ परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एज क्रेडिट रिक्वायर्स टू अ क्रेडिट टू। मतलब आपने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया, तो वो आप किस में, ऑफिस इक्विपमेंट आपने क्रेडिट पे परचेज किया, तो आप इसे कौन से अकाउंट में क्रेडिट करोगे? तो इसे हम अकाउंट्स पेबल में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट में तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि कैश में हम सिर्फ कैश वाली पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, तो ये क्रेडिट पे इसलिए हम इसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस भी हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इक्विपमेंट एक्सपेंसेस में भी नहीं करेंगे, हम अकाउंट्स पेबल में करेंगे, क्योंकि हमने ये क्रेडिट पे लिया है। तो क्रेडिट आपका ट्रेड पेबल्स होते हैं, ये पैसे अभी हमने आगे चल के देना है, इसलिए आपके इस वाले अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स। अब आपकी हम इसमें स्पॉन्टेनियस, पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या होती है। तो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग आपकी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग होती है आपकी जिसमें आपके ऑटोमेटिकली एसेट्स भी इंक्रीज होती हैं और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज आपकी दोनों इसमें इंक्रीज होती है। सपोज जैसे कि आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी करा, उसके बाद आपकी सेल्स इंक्रीज हुई। सेल्स इंक्रीज होने के बाद आपने क्या किया? और रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, रॉ मटेरियल आपका फिर से इंक्रीज हो गया। रॉ मटेरियल इंक्रीज होने के बाद आपके जो सप्लायर के पास ड्यू होंगे, आपने क्रेडिट पे परचेज किया होगा, तो आपके पास सप्लायर के पास जो भी ड्यूज होंगे वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है? आपके पास आपकी एसेट्स तो इंक्रीज हो ही रही है, साथ में आपके लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें आपका आंसर होगा बी वाला, अकाउंट्स पेबल। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल आपके स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में आप सेल्स रिटर्न करते टाइम आप इसमें से कौन सी जो डॉक्यूमेंट होता है वो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर है एग्जामिन डेबिट नोट्स। डेबिट नोट्स हम सेल्स रिटर्न के टाइम पे नहीं देखते, सेल्स रिटर्न के टाइम पे हम क्रेडिट नोट को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो भी बाकी के ऑप्शन है ये वाले सारे हम देखते हैं सेल्स रिटर्न के टाइम पे। डेबिट नोट हम परचेज रिटर्न के टाइम पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटर्न्स इनवर्ड बुक इज केप्ट टू। जो रिटर्न इनवर्ड बुक होती है वो हम क्यों बनाते हैं? तो रिटर्न इनवर्ड बुक हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास गुड्स
पहले तो हम समझेंगे कि रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है। तो रिटर्न इनवर्ड्स वो होता है जब आपने कोई सामान सेल किया, ठीक है, सेल किया तो आपके पास दोबारा गुड्स वापस आ गए। सेल करने के बाद आपके पास गुड्स वापस कर दिए किसी ने, रिटर्न हो गया, तो आपके पास रिटर्न इनवर्ड्स मतलब ये आपके पास आ रहे हैं। तो आपने सेल्स रिटर्न, आपकी रिटर्न इनवर्ड्स होती है। और जो परचेज रिटर्न होती है वो आपकी आउटवर्ड रिटर्न होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास से सामान जा रहा है, तो इसलिए आपके पास से परचेज रिटर्न आपकी रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे हमने देखा सेल्स रिटर्न इनवर्ड्स आपकी सेल्स रिटर्न होती है। तो गुड्स जो सोल्ड किए गए हैं, आपने जो गुड्स बेचे वो आपके पास वापस आ रहे हैं, तो वो आपका सेल्स रिटर्न माना जाएगा, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 कि XYZ मेसर्स एंड कंपनी हैड मेड अ सेल्स वर्थ 56,000, ठीक है, और डेटर आपके पास थे जनवरी तक, 12 जनवरी तक, जो कि द टर्म्स ऑफ सेल्स वर 2 एंड नेट ऑफ 30। द डेटर पेड द सम ऑन 21 जनवरी 2018। हाउ मच शुड कैश अकाउंट बी डेबिटेड विद, ठीक है। तो इसमें आपके पास दे रखे हैं डेटर्स, डेटर्स दे रखे हैं आपके पास 56,000, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि डेटर्स ने अगर 30 तारीख तक, 30 तारीख तक अगर पेमेंट कर दी तो उसे सिर्फ 2% ही पेमेंट करनी है, ठीक है। टोटल पेमेंट का सिर्फ 2% करना है। अगर उसने 30 तारीख के बाद करी पेमेंट तो उसे फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम आंसर निकालेंगे कि 56 में से 56 का 2% कितना हो रहा है। तो 56 का 2% हो रहा है आपका, 56 का 2% हो रहा है आपका 1120, जो कि हम इस 56 में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54,880 रुपीज। तो आपका आंसर है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 बैलेंस ऑफ ओपनिंग डेटर्स रुपीज 48,000, क्लोजिंग डेटर्स 60,000, receipts from debtors during year is 1 lakh, ओपनिंग प्रोविजंस हैं डाउटफुल डेट्स 3,000, क्लोजिंग प्रोविजंस है बैड डेट्स 5,000 आपके डाउटफुल डेट्स। अब हमको निकालना है इसमें क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी, हमें इसके लिए डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। डेटर अकाउंट बनाएंगे। डेटर अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस आपको पता होगा डेटर अकाउंट का। डेटर अकाउंट आपका एसेट होता है, इसलिए आपकी इसकी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगी, जो कि है आपका 4,48,000 सॉरी, ठीक है। और इसमें आपके क्लोजिंग बैलेंस है आपका 60,000, कैश रिसीव्ड बाय कैश रिसीव्ड जो कि आपको डेटर से मिल गया है वो है आपका 1 लाख रुपीज, ठीक है। 1 लाख रुपीज आपकी कैश रिसीव्ड है। इसमें हम डेटर्स अकाउंट में हम डाउटफुल डेट्स और प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये नहीं लिखते हैं, ये इसमें अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपका टोटल में क्रेडिट सेल के कितनी आई, क्रेडिट सेल आएगी आपकी 1,12,000, इसका टोटल आएगा आपका 1,60,000, जिसमें से हम ये 48,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1,12,000। तो आपका आंसर है 1,12,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक इज करेक्टेड बाय। तो सेल्स बुक में अगर आपने अंडरकास्ट कर दिया, अंडरकास्ट मतलब हो गया कि आपने बैलेंस जो था वो कुछ अमाउंट से कम कर दिया है, तो अंडरकास्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा बी वाला। तो क्रेडिटिंग होती है सेल्स बुक की, वो आप अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स बुक में अगर आप क्रेडिट करते हैं, ये देखो आपकी सेल्स बुक ये होती है, सेल्स बुक में अगर आपने अंडरकास्ट कर दिया है तो अगर आप सेल्स बुक में क्रेडिट करते हैं तो आपकी सेल्स बुक अंडरकास्ट से अपनी रियल अमाउंट में आ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ऐसे ही 20 to 25 MCQs के साथ कल मिलते हैं डे 2 में।
तो आज के लिए इतना ही। बाय-बाय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।